तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ गए हैं। सबसे पहले अमिता त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में लिख करके भेजे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। और एमपी टेट और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक इनकी भी क्लासेज बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, तो वो क्लासेस भी आपके पास में पहुंच सकें। आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े बड़े चैनल ने लगभग जो है एग्जाम एनालिसिस कराना अब बंद कर दिया है, लेकिन हम अभी भी आपके साथ में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, केवल आपके भरोसे के दम पर। आप लोग जब तक प्रश्न हमारे पास में भेजते रहेंगे, हम लगातार एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। जैसे कि आज आप इंतजार कर रहे थे एग्जाम एनालिसिस का, तो आज किसी ने प्रश्न भेजे, जैसे अमिता दीदी ने प्रश्न भेजे हैं, वैसे कल कोई और इंतजार कर रहा होगा और आप लोग प्रश्न भेजेंगे तो उस तक प्रश्न पहुंच सकेंगे। इसलिए अपने शिफ्ट के प्रश्नों को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर से जरूर सेंड किया कीजिए। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज जिन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं उनके कितने नंबर आए हैं और क्या क्या प्रश्न उन्होंने भेजे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अमिता त्रिपाठी जी की, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इन्होंने इतने सारे प्रश्न हमको लिख करके भेजे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मनीषा जी ने यहाँ पर एडमिट कार्ड पर ही प्रश्न लिख करके ले आई दीदी, ठीक है ना, बहुत हिम्मती हैं, ठीक है ना। तो मनीषा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, देखिए 178 नंबर इन भैया के आए हैं, ठीक है। 172 नंबर इन दीदी के आए हैं ओबीसी कैटेगरी से। निशा शुक्ला जी 163 नंबर आए हैं, जिंक वाले क्वेश्चन इन्होंने भेजे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सानिया खान जी, इनके 182 नंबर आए थे। तो देखो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देख रहे होंगे कि जिनके भी अच्छे नंबर आए हैं उन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, भले ही आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का समय बाकी है, फिर भी आप ये नोट्स ले करके अभी भी अपने नंबरों को कम से कम 10 से 15 नंबर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर तक भी बढ़ा सकते हैं। आपके नंबर आसानी से 170 प्लस स्कोर को टच कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने 180 182 नंबर भी जो है प्राप्त किए हैं इन नोट्स की मदद से। इसको मंगाना बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट कीजिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप 2 दिन में भी इन नोट्स को कंप्लीट करके अपने एग्जाम में जा सकते हैं और अपना स्कोर 20 से 22 नंबर तक बूस्ट कर सकते हैं। ये 20 से 22 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर 2 दिन भी आपने ये कंप्लीट नोट्स पढ़ लिए तो, ठीक है। तो तुरंत आप लोग अपना नोट्स मंगवा लीजिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं। एग्जैक्ट वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न मिल गए हैं। देखिए, आयोडीन की कमी से शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। आप सबको बता रखा है कि आयोडीन जो है वो हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलता है, मतलब थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अब प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है और बड़ों में कौन सा रोग हो जाता है। ये दोनों रोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से शरीर की थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्याएं जो है सामने आ सकती हैं। और 2 रोग और होते हैं। वो 2 रोग कौन से हैं आपको शुरू से अंत तक 7 तारीख से हमने एग्जाम एनालिसिस शुरू किया था, अभी तक हम आपके साथ में बने हुए हैं। इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो वो दोनों रोग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। चलिए अगला देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन कब दिया जाता है। ये एक प्रकार का जो है वैक्सीन होती है, आरएचआईजी वैक्सीन। ये आरएचआईजी वैक्सीन कब दी जाती है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, टाइमिंग भी इसकी देख लेते हैं। देखो, तो आरएचआईजी तब दिया जाता है जब आप 26 से 28 सप्ताह की गर्भवती हैं। जब महिला 26 से 28 सप्ताह की गर्भवती होती है तो आरएचआईजी दिया जाता है, ठीक है। और जब प्रसव करेंगी तो आपका शिशु आरएच पॉजिटिव होगा। गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ निश्चित परीक्षण उपचार तथा प्रक्रियाएं, जैसे कि ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती हैं, जिसकी मदद से आरएच फैक्टर जो होता है उसके बारे में पता चलता है। तो ये आपसे यही पूछा गया था कि टाइमिंग क्या है आरएचआईजी को देने की। तो आरएचआईजी देने की टाइमिंग 26 से 28 सप्ताह के बीच में होती है, बस आपको इतना ही याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। देखो, निर्जलीकरण से प्रश्न आया है कि शिशुओं की निर्जलीकरण बचाव हेतु मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि शिशु हमारा निर्जलीकरण से प्रभावित है या फिर डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है? उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? यह आपसे पूछा जा रहा है। उससे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि निर्जलीकरण किसकी वजह से होता है? कौन-सा ऐसा रोग है, कौन-सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से निर्जलीकरण हो जाता है? या फिर आप उस रोग का नाम भी लिख सकते हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। फिलहाल इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो शिशुओं में निर्जलीकरण से बचाव के लिए नियमित रूप से गीले डायपर की संख्या, यानी कि कितने डायपर्स को वो गीला कर रहा है, पेशाब का रंग, बच्चे की गतिविधि की निगरानी करें। अगर डायपर कम गीले हों या फिर पेशाब गहरा हो या बच्चा कम सक्रिय हो तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास में लेकर के जाना है। देखो, सबसे पहले नवजात शिशु को 24 घंटों में कम से कम 6 डायपर को गीले करना पड़ेगा, यानी 6 डायपर से कम अगर वो गीला कर रहा है तो समझ लीजिए डिहाइड्रेशन का वो शिकार है। पेशाब का रंग देख लीजिए, अगर पेशाब का रंग गहरा पीला या गाढ़ा है तो निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है। बच्चे की गतिविधि, क्या एक्टिविटी वो कर रहा है? अगर बच्चा कम सक्रिय, सुस्त या रोने पर कम प्रतिक्रिया करता है तो यह निर्जलीकरण का संकेत हो सकता है। इसके अलावा सूखा मुंह हो गया, धसा हुआ फाउंटेनल हो गया, बच्चे के सिर पर जो नरम जगह होती है, जो सर पर ऊपर ऐसी जगह होती है ना, वहाँ पर तिल वगैरह रखते हैं, वो अगर धसी हुई है तो निर्जलीकरण हो सकता है। आंसू कम आ रहे हैं, कमजोर त्वचा है, तो ये सारी चीज़ें डिहाइड्रेशन का शिकार बच्चों का पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हरी चाय का कौन सा पोषक तत्व इसे एंटीऑक्सीडेंट बनाता है? काफ़ी नए प्रश्न आज अपन को मिले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा तत्व है देखिए जो इसको एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। तो हरी चाय को एंटीऑक्सीडेंट बनाने वाला मुख्य पोषक तत्व कैटेकिन है। क्या है? कैटेकिन नामक जो है पॉलीफिनॉल होता है जो इसको एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, जिसमें आपको और क्या मिलता है? एपीगैलोकैटेकिन 3 गैलेट, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से जो हरी चाय की पत्तियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती हैं। कैटेकिन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो हरी चाय में पाए जाने वाला पॉलीफिनॉल का एक प्रकार है जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। कैटेकिन नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। एचपीवी वैक्सीन, इसको हमने शुरू में भी आपको बताया था, ये लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है एचपीवी वैक्सीन का। तो एचपीवी वैक्सीन का इस्तेमाल क्या है? तो देखिए, एचपीवी वैक्सीन ह्यूमनो पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। इससे होने वाले संक्रमण के कई प्रकार के कैंसर, जननांग के मच्छरों से सुरक्षा प्रदान करती है। खास करके गर्भाशय ग्रीवा, योनि, वल्वा, लिंग और गुदा कैंसर से यह बचाती है। तो ये एचपीवी वैक्सीन का मुख्य प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़िए। सामान्य ज्ञान, अपच का सामान्य कारण क्या होता है? सामान्य लक्षण पूछा गया है कि अपच का सामान्य लक्षण क्या होता है। तो आप सबको कभी ना कभी अपच हुई होगी, ठीक है ना। तो अपच के सामान्य लक्षणों में पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, जलन होती है, सीने में जलन होती है, भारीपन महसूस होता है, जल्दी पेट भर जाना और डकार आना, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। ये अपच के लक्षण होते हैं। इसके बाद में आप इनो लेते हैं और काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है भाषाई देरी का बच्चों में सामान्यतः संकेत क्या है? तो देखिए, बच्चों में भाषाई देरी के सामान्य संकेतों में सीमित शब्दावली, यानी कि वो बस कुछ ही चीज़ें बोलेगा, इससे ज़्यादा बोलेगा नहीं। शब्दों को सही ढंग से ना जोड़ पाना, यानी शब्द तो है उसके पास में लेकिन उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और दूसरों की बात ना समझ पाना, ये भाषाई देरी के लक्षण होते हैं, ठीक है। देखो, बच्चों की उम्र के हिसाब से उसकी शब्दावली कम हो सकती है या उसे अपनी बात कहने के लिए सही शब्द खोजने में परेशानी हो सकती है, वाक्य बनाने में कठिनाई हो सकती है, लोगों की बातों को समझने में कठिनाई हो सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भाषाई देरी के संकेत हो जाएंगे। आगे बढ़िए। डबल अनाथ बच्चों की क्या विशेषता है? डबल अनाथ बच्चों से आज प्रश्न पूछा गया था कि डबल अनाथ बच्चे क्या होते हैं। आइए देख लेते हैं। इस दृष्टिकोण में मात्र अनाथ वह बच्चा होता है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है, पितृ अनाथ वह बच्चा होता है जिसके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन दोहरा अनाथ यानी कि डबल अनाथ बच्चा वह होता है जिसने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है और इनको विशेष आवश्यकता होती है, विशेष केयर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मतलब कह सकते हैं कि एक डबल प्रकार के जो है अटैक से पीड़ित होते हैं कि माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो अब उनको बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए। विटामिन ई का रक्त परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए इस प्रश्न को पूरा करने से पहले आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपको उसको फॉलो कर लेना है। वहाँ पर हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है। सभी विटामिन के बारे में, एक एक विटामिन के बारे में आपको रील्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि ये विटामिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, कमी से कौन सा रोग, किस में घुलनशील है, ठीक है, कैसे हम नियंत्रित करते हैं इन विटामिन को, कैसे प्राप्त करते हैं, उस सब
हम रील्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ए बी सी डी ई ये 5 विटामिन हम करा चुके हैं, आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए, विटामिन ई रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह रक्त के थक्कों को रोकने, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, यानी आरबीसी के उत्पादन में विटामिन ई मदद करता है। तो यह विटामिन ई का मुख्य प्रयोग हो गया। अब कमेंट बॉक्स में आज का तीसरा प्रश्न कमेंट करना है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए, अगर आपने रील्स देखी होंगी हमारी तो आपको पता होगा। बाकी कंप्यूटर के वही नॉर्मल प्रश्न आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न कंप्यूटर के आ रहे हैं, ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर की जिन लोगों ने 199 वाली पीडीएफ हमारी ले रखी है, कंप्यूटर की पीडीएफ उनको हमने अलग से दे रखी है। 151 प्रश्नों की एक अलग से पीडीएफ है, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और आपका इंटरनेट, इन सबको हमने एक साथ में कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा एक खुशखबरी भी आपके लिए हो सकती है भाई, मे भी अभी कुछ खास पता नहीं चला है, बस सूत्रों से थोड़ा सा पता चला है। 660 वैकेंसी इस बार आई थी, लेकिन अभी भी 230 प्लस वैकेंसी खाली हैं, जो कि आगे बढ़ करके और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक चांस बन रहे हैं कि 2026 में, क्योंकि चुनाव है, तो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी दोबारा से 2026 के कैलेंडर में आपको फिर से देखने को मिल सकती है। बाकी एग्जैक्ट न्यूज़ जब हमको पता चल जाएगी तो हम इसके बारे में आपको वीडियो बना के बता देंगे। चलिए, एक बच्चा प्रतिदिन 0.275 लीटर दूध पीता है, 12 दिनों में वह कुल कितना दूध पिएगा। तो बस कुछ करना नहीं, सीधे गुणा कर देना है। 0.275 में 12 का गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 7 84 6 90 की 0 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 हो जाएगा 31। ठीक है, 24 और 9 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 3.300 मिलीलीटर जो है, लीटर दूध जो है, ये 12 दिनों में पिएगा। आप इसको थोड़ा सा गुणा करके और क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हमने जल्दी में कर दिया है। इसके अलावा माध्यिका बहुलक से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है भैया, 25 और 35 का एलसीएम सब लोग कर लोगे, करा ही देते। लो भैया, नहीं तुम ये कहो सर क्वेश्चन कराते नहीं हो। लो 5 से काट दो, 5 25, 5 7 35। अब 7 पंजे 35 और 35 इंटू 5 कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 7 से लिख दो, 5 15 17, 175 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ये आपका आज एलसीएम पूछा है। बाकी माध्यिका बहुलक की अलग से वीडियो बना रखी है, कल हमने टेलीग्राम में इसकी लिंक डाल दी है। माध्यिका बहुलक परिसर मानक विचलन, यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं, आगे और प्रश्न आएंगे। इन दोनों वीडियो की लिंक कल ही हमने टेलीग्राम चैनल पर डाली है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। एक वीडियो हमने 21 मार्च को बनाई थी, एक 19 मार्च को बनाई थी। ये दोनों वीडियो आपको देख लेनी है। हालांकि एक पर 14,000 के समथिंग व्यूज़ है, एक पर 15,000 के समथिंग व्यूज़ हैं। इतने लोग इसको देख चुके हैं, इतने लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको आपको घर पे करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा। 6 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 5 संख्याएं इतनी 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 हैं, तो बताइए छठवीं संख्या क्या होगी। इसमें क्या करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 42 में 6 का गुणा करेंगे तो टोटल निकल करके आ जाएगा कि इतना योग हो जाएगा। ठीक है, उसको साइड में रख लो। उसके बाद में इन पाँचों संख्याओं को जोड़ना है, जो जोड़ आए उसमें 5 का गुणा करना है, फिर जो आंसर आता है ना उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, वही आपकी छठवीं संख्या हो जाएगी। आ गया समझ में। जब भी आपसे पूछा जाए 6 संख्याओं का एवरेज इतना है, 8 संख्याओं का एवरेज इतना है और बाकी 5 का बताया गया हो और एक आपसे संख्या पूछी हो, तो क्या करना रहता है, पहली जितनी संख्याओं का दिया है औसत उसका गुणा कर लो, तो टोटल नंबर आ जाएगा। इतनी टोटल बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में जितने नंबर दिए गए हैं उन सारे नंबर को जोड़ करके वो जितने नंबर है उसका गुणा कर दीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो आपसे पूछी गई है। बाकी स्पीड, लाभ और हानि का भी प्रश्न पूछा गया था। अब देखो एक प्रश्न आपका यहाँ पर रीजनिंग की बात करते हैं, तो दिशा एवं दूरी से प्रश्न आया है कि एक लड़का 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। चलो चला देते हैं। ठीक है, 40 मीटर ये उत्तर की ओर गया, लो भैया 40 मीटर। फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर, तो 30 मीटर यह पूर्व की ओर गया है। फिर वह 40 मीटर दक्षिण की ओर, तो फिर नीचे आ गया 40 मीटर दक्षिण की ओर, और अंत में 30 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ये गया 30 मीटर पश्चिम की ओर। बताइए वह प्रारंभिक जो स्थान है वहाँ से कितनी दूरी पर है, तो बिल्कुल दूरी पर नहीं है, 0 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वहीं पर वो खड़ा है जहाँ पर वो पहले जहाँ से चला था, तो 0 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आज आपसे पूछा गया था। बाकी रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से, मैथ वगैरह सब कराएंगे। आपका एमपी टेट और आबकारी की क्लासेज कल से चालू होने वाली हैं। ठीक है, चलिए बाकी अल्फ़ाबेट, ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम के भी प्रश्न आए थे। चलो अगला देखते हैं, बालक शिक्षा एवं देखभाल। किशोरावस्था के दौरान प्रोटीन का सेवन क्यों जरूरी है, यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। देखो किशोरावस्था के दौरान प्रोटीन का सेवन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह मांसपेशियों के विकास, ऊतकों की मरम्मत, हार्मोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस दौरान शरीर में तीव्र विकास और गतिविधियों के लिए आवश्यक है। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो बच्चा जवान होता है और वो ये कहता है भैया मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे सामने कोई फिट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चा जवान रहता है, उसके अंदर खून बन रहा होता है, बॉडी बन रही होती है। तो बॉडी बनाने में मुख्य काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर कहते हैं, कई बार आपको बता रखा है। इसलिए किशोरावस्था के दौरान प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो जिम वगैरह करते हैं आप देखते होंगे प्रोटीन का सेवन करते हैं।
अगला देखो, गर्भवती में हीमोग्लोबिन का अनुशंसित कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा हीमोग्लोबिन की होनी चाहिए अगर महिला गर्भवती है। तो चलिए देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान पहली और तीसरी तिमाही में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक होना चाहिए। इतना तो ब्लड होना चाहिए, 11 पॉइंट तो ब्लड भैया होना ही चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरी तिमाही में यह 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर या फिर उससे अधिक होना चाहिए। तो जब ऑपरेशन होने जा रहा है तो उस दौरान 11 यूनिट कम से कम ब्लड अवश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 से 9 महीने के शिशु के लिए सामान्य नींद का पैटर्न क्या है। अगर बच्चा 6 से 9 महीने का है तो कितने घंटे सोएगा, कैसे सोएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए, 6 से 9 महीने के शिशु के लिए सामान्य नींद का पैटर्न 24 घंटे में से 12 से 16 घंटे है। अगर 6 से 9 महीने का बालक है तो 12 से 16 घंटे उसको सोना चाहिए, जिसमें रात में 10 से 12 घंटे और दिन में 2 से 3 घंटे झपकी लेना आवश्यक है। तो ये नींद का पैटर्न होता है, ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। चलिए अगला देखिए, प्रबंधकीय कौशल में आपसे पैराग्राफ पूछा गया था। पैराग्राफ के 10 प्रश्न आए थे और छोटे छोटे पैराग्राफ आए थे। अगला, भारत में किस प्रकार का कानून राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का समर्थन करता है कि ज़्यादा तंबाकू का वितरण नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैंसर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कौन सा कानून है, तो चलिए देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन, विज्ञापन निषेध और व्यापार वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003, ठीक है ना, इतना बड़ा नाम है, शॉर्ट में कहेंगे तो कोटपा 2003, ठीक है, ये इसका शॉर्ट में नाम हो जाएगा। इस कानून के द्वारा जो तंबाकू वगैरह होता है इस पर नियंत्रण अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए, समर्थन प्राप्त है जो तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, व्यापार और वितरण को नियंत्रित करता है। एक्ट का नाम ध्यान रखना, कोटपा एक्ट 2003, ठीक है। आगे बढ़िए। नेशनल ट्रस्ट अधिनियम की कौन सी धारा स्थानीय स्तर समिति को अभिभावक नियुक्त करने की शक्ति देता है। तो नेशनल ट्रस्ट अधिनियम से आज प्रश्न पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 की धारा 14 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली स्थानीय स्तर की समिति को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है। तो कौन सी धारा है, वो धारा 14 या इनको अधिकार देती है। किसको, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा और उसको यह जो है शक्ति होगी कि वह धारा 14 के तहत एक अभिभावक की नियुक्ति कर सकता है। जो लोग ऑटिज्म यानी बोलने में समस्या है, सेरेब्रल पाल्सी दिमागी समस्या से पीड़ित है, मानसिक मंद है, उन लोगों की सहायता के लिए। चलिए अगला देखिए, भ्रूण पर कोकीन के संपर्क का क्या मुख्य प्रभाव पड़ता है। कई बार आपको बताया था कि जो महिला गर्भवती है उसको कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए और तंबाकू वगैरह नहीं लेना चाहिए, साथ ही साथ में कैफीन का कम प्रयोग करना चाहिए। तो वहाँ से प्रश्न आज आपका बन करके पूछा। देखिए, तो भ्रूण पर कोकीन के संपर्क का मुख्य प्रभाव यह है कि भ्रूण के विकास को बाधित करता है, जिससे जन्म के समय गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जैसे कि कम वजन जब होगा, जन्म के समय कम वजन होगा, समय से पहले जन्म हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी हो सकती हैं, यानी मानसिक मंदता का भी सामना उस बच्चे को करना पड़ सकता है जो भी ज़्यादातर शराब पीते हैं या फिर जो भी महिला प्रेगनेंसी के दौरान शराब या सिगरेट वगैरह पीती हैं, उनके बच्चे को ये समस्या हो सकती है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लगातार वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। आप लोग कृपया आपसे निवेदन है, प्रश्न इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज दिया कीजिए। व्हाट्सएप नंबर 7052547003। साथ ही साथ में इसी पर मैसेज करके आप लोग अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा MP पुलिस, MP आबकारी वर्ग 3 चयन परीक्षा के भी नोट्स उपलब्ध हैं। ये नोट्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन, इसको भी आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम ID है सक्सेस जंक्शन 777। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के लिंक के थ्रू भी आप लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में रात को 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।